एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और गाइज़, मैं बता दूँ, मैं ये क्वेश्चन 500 का क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें से ये वीडियो पार्ट 2 है। दोस्तों, मैं क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। यदि गाइज़ आपने इसका पार्ट पहला नहीं देखा है, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। और गाइज़, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके गाइज़, तो चलिए देखते हैं अब कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए दाब की, बी वर्षा की, सी आर्द्रता की, डी इनमें से समुद्र की, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा गाइज? पास्कल। देखिए, पास्कल एक इकाई होती है दाब की, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा जो है ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह भी पूछा जा सकता है कि दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है। तो गाइज, हमेशा याद रखिएगा, दाब का जो एसआई मात्रक है वो पास्कल ही होता है, ठीक है गाइज। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से हम लोग और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि समुद्र की गहराई हम लोग किस यंत्र से मापते हैं, ठीक है। समुद्र की गहराई हम लोग किस यंत्र से मापते हैं? तो समुद्र की गहराई हम लोग सोनार एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई को मापते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन गाइज आप लोग और देख लीजिए, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए, यानी वायु है उसकी आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु की आर्द्रता को मापने के लिए। ओके गाइज, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरा चमकदार दिखाई देता है, यानी हीरा चमकदार दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी प्रकाश के परावर्तन के कारण, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो हीरा जो है वो गाइज वो चमकता है, किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द करेक्ट आंसर। और गाइज, एक क्वेश्चन है जो और पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन यहाँ पर हीरा का बात हुआ है, हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है? तो वो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो चलिए गाइज, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए उल्टा, बी काल्पनिक, सी आभासी, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो काल्पनिक हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह भी पूछा जा सकता है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वो गाइज हमेशा सदैव वस्तु से छोटा एवं आभासी और सीधा होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, उत्तल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा होता है, ठीक है गाइज। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो आइए गाइज, हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विद्युत मोटर। लेकिन ठीक है गाइज, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह भी पूछा जा सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो उस सिचुएशन में आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा गाइज? वो हो जाएगा डायनेमो, ठीक है। तो डायनेमो कब होगा? जब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की बात कहे, तब हम लोग का आंसर जो है डायनेमो हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आघूर्ण यानी टर्क की एसआई मात्रक क्या होती है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। न्यूटन मीटर, बी मीटर, सी न्यूटन, डी टेस्ला। तो यानी टर्क के बारे में पूछ रहा है, तो टर्क यानी आघूर्ण की एसआई मात्रक है वो न्यूटन मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब गाइज, यहाँ से एक तो क्वेश्चन मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, कभी कभी पूछ लेता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक,
ठीक है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक गाइस क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। या फिर कभी ये भी पूछ लेता है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो सिचुएशन में हो जाएगा आपका आंसर ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। और गाइज एक क्वेश्चन और है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो बल का ऐसा ही मात्रक आप सभी लोग को पता होगा क्या होता है, न्यूटन। तो चलिए गाइज अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चालकता का ऐसा ही मात्रक क्या है, ए महो, बी वेबर, सी ओम मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चालकता का ऐसा ही मात्रक गाइज इसमें जो राइट आंसर है वो महो हो जाएगा, जो हमारा विद्युत चालकता का ऐसा ही मात्रक होता है। इसको इंग्लिश में इस तरह भी हम लोग डिनोट करते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु का आकार होता है, ऑप्शन ए 10 का पावर -10 मीटर, बी 10 का पावर -8 सेंटीमीटर होगा गाइज, ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर कर लीजिएगा, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु का आकार गाइज यहाँ पर दोनों जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका, क्योंकि अगर मीटर में पूछे क्वेश्चन तो 10 का पावर -10 मीटर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर का बात कहे तो 10 का पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी के दौरान कौन सी किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, ए अल्फ़ा किरण, बी गामा किरण, सी बीटा किरण, डी कैथोड किरण। तो गाइज रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो है वो एक किरण है जिसका उत्सर्जन नहीं होता, वो कौन सी किरण है गाइज, कैथोड किरण, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ़ का गलनांक केल्विन में कितना होता है, बर्फ़ का गलनांक केल्विन में पूछा है कितना होता है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए 273 केल्विन, बी 250 केल्विन, सी 300 केल्विन, डी 0 केल्विन। तो गाइज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा बर्फ़ का गलनांक जो है वो केल्विन में 273 केल्विन होता है। लेकिन यदि अगर इस क्वेश्चन में सेल्सियस में पूछे गाइज़ तो आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस दे दीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए यानी 273 केल्विन होगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, ए हीमेटोपोएसिस, बी हीमोफीलिया, डी ल्यूकेमिया, और डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, है ना, हीमेटोपोएसिस में अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। और गाइज यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हो जाता है कि आरबीसी का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है गाइज, तो ये आंसर हो जाता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, आप लोग इसे दिमाग में रखिएगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण गाइज अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा गया है या कहा जाता है, तो ए ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, बी डार्विन, सी लुई पास्चर, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी हिप्पोक्रेटस वैज्ञानिक को हम लोग चिकित्सा का जनक कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ए मस्तिष्क को, बी किडनी को, सी फेफड़े को, डी हृदय को। तो गाइज जो एल्जाइमर रोग है वो मानव के मस्तिष्क अंग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है गाइज, यहाँ पर आंसर आपका ए जो है वो राइट होने वाला है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और गाइज़ आप लोग ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।